नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। पहले बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान आखिरकार है क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे लिखते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान में क्या है कि सभी जीवित जो प्राणी हैं, है ना, जीव जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या है, वे हैं जीव विज्ञान। जितने भी जीवित संसार में छोटे बड़े कीट पतंगे और पेड़ पौधे, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब हम जीव विज्ञान को दो भाग में डिवाइड करते हैं, जो हमें मेजरली दो भाग हम इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम जीव विज्ञान को हमने दो भाग में डिवाइड करा। सबसे पहला हम बोलेंगे जूलॉजी, जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और सेकंड बॉटनी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरकार जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी, वो हम सबसे पहले जो बायोलॉजी के बारे में बताओ ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने और लैमार्क ने बताया। लेकिन अगर हम जो सर्वमान्य जो तथ्य हैं जीव विज्ञान का, जो सर्वमान्य जो तथ्य हैं जीव विज्ञान का, वो अरस्तु को माना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहेंगे हम, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाएगा। ठीक है, किसे, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरस्तु। ठीक है ना, यानी कि जीव विज्ञान के पितामह कौन थे, अरस्तु को माना जाते हैं। अब हम अगर देखें जूलॉजी या जंतु विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान में हम जिसमें सभी हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह क्या है, जंतु विज्ञान है, जूलॉजी, है ना। जूलॉजी, इसकी जूलॉजी का जो पितामह कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को ही जूलॉजी का पितामह माना जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अगर हम बात करें बॉटनी की या वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान में क्या है कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी संसार में वनस्पति है, यानी कि पेड़ पौधे हैं ना, इनसे संबंधित हम जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं। तथा फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो हम लिखते हैं थियोफ्रेस्टस। किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, ये था जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा बेसिक, है ना। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एक अपना टॉपिक सजीव। क्या देख लेते हैं हम, सजीव, लिविंग। ठीक है ना, सजीव क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं सजीव, है ना। सजीव के बारे में हम सबने बेसिक हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि आखिरकार सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव वे जो कि वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है ना, और श्वसन करते हैं। ये हम सब इसे मेजर जो लक्षण हैं ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सजीव की अगर हम स्पेसिफिक या इसकी डेफिनेशन देखें तो वह क्या होगी, तो हम सजीव की डेफिनेशन देखते हैं कि वह जीव जो स्वनियमनकारी, संवेदनशील तथा प्रतिकृति करता है, है ना। और बाह्य वातावरण, बाह्य
वातावरण के प्रति सेंसिटिव होता है या संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होता है, क्या कहलाता है? वह सब सजीव कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि वह जीव जो संनियमनकारी, ठीक है, और संवेदनशील, प्रतिकृति, यानी कि क्या करते हैं संवेदनशील। अगर हमने ऐसे करा कि जैसे गर्मी हो रही है, गर्मी में क्या होता है कि पसीना आ गया है ना, पसीना आता है तो वो क्या कर रहा है, वो संवेदनशील है। या जड्डे में कुछ ऐसे सिकुड़ना है ना, ये सब क्या है, ये संवेदनशील है। गर्म चीज़ का हाथ लग के उसे पीछे हटा लेना, ये क्या है, ये सब सजीव के लक्षण है जो कि संवेदनशील होता है। प्रतिकृति यानी कि हर एक जीव, कोई भी जीव है उसमें अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की असीम शक्ति होती है ना, अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है, ये सजीव के लक्षण होते हैं। श्वसन कर सकते हैं तथा बाह्य उद्दीपन के प्रति, अगर हमने देखा कि वातावरण में गर्मी ज़्यादा है तो जो सजीव होगा वो उसके प्रति अनुक्रिया देगा, है ना। जैसे गर्मी होगी तो वो थोड़ा हवा लेगा या फिर उसे पसीने आएंगे तो क्या होगा, बाह्य उद्दीपन के प्रति वो अनुक्रिया करता है, तो वह क्या कहलाता है, वह सजीव कहलाता है, ठीक है। लक्षण, सजीव के लक्षण, ठीक है ना। सजीव के अगर हम मेजर लक्षण देखें तो सबसे पहला लक्षण है इसमें ग्रोथ या वृद्धि, यानी कि अगर हम सजीव की बात करें तो सभी सजीव वृद्धि करते हैं, है ना। अब वृद्धि भी दो प्रकार की होती है, कैसे? एक तो नंबर 1 भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, नंबर 1 भार में वृद्धि, और नंबर 2 होती है संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि। अगर हम भार की बात करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वह 40 किलो का है, तो अगर हम 2 साल बाद देखें या उसे अच्छी डाइट दी जाए तो 40 से 50 किलो का हो जाता है, तो वह क्या है, वह है भार में वृद्धि। अगर हम संख्या की बात करें, संख्या में वृद्धि, है ना। अगर किसी जो जीव है उससे उत्पन्न कितनी मतलब एक, अगर उसका एक बेबी है, एक बच्चा है, अगर मान लिया उसकी संख्या में यानी कि और ज़्यादा हो जाएंगे या एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे तो उनकी संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो क्या है, संख्या में वृद्धि। इस प्रकार वृद्धि क्या है, 2 प्रकार से होती है, एक भार में वृद्धि और एक संख्या में वृद्धि, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, यह है सजीव का लक्षण, ठीक है ना। क्या वृद्धि सजीव और निर्जीव का क्या लक्षण है? बिल्कुल, ये सजीव और निर्जीव का लक्षण है, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि वो निर्जीव में भी होती है ना, सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी होती है, लेकिन हम वृद्धि को विशिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे। विशिष्ट लक्षण क्या होगा, जो सिर्फ पर्टिकुलर सजीव में ही होगा, वो विशिष्ट लक्षण होगा, ठीक है ना। कैसे? जैसे हमने देखा कि सजीव में तो वृद्धि हो रही है, उसके बाहर में हो रही है जीव के, और उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मान लिया ये कोई चट्टान है, ठीक है ना, इस तरीके की पर्वत श्रृंखला है और इस पर बर्फ़ गिर रही है, ये हिमखंड जम रहे हैं, है ना, ये बर्फ़ जम रही है, तो चट्टान क्या है, चट्टान एक निर्जीव है, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद ये चट्टान और ऊंची हो जाती है, इतनी बर्फ़ जम जाती है इस पर, है ना, इस तरीके की, ये बर्फ़ जम गई सारी, तो क्या हुआ, इसके भार में, इसके ना, इसमें ऊंचाई में वृद्धि हुई, ठीक है ना, ऊंचाई में वृद्धि होगी। पहले ये कुछ ऊंचाई की होती थी, फिर इसमें और ज़्यादा बर्फ़ जमी और ये और ऊंची हो गई, है ना। तो इसमें क्या है, ये निर्जीव में भी होती है, तो इसका मतलब किस में होती है, निर्जीव में वृद्धि होती है ना, होती है। इसलिए वृद्धि सजीव का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है ना। तो हमने समझा वृद्धि। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, नंबर 2 लक्षण है जनन। अगर हम बात करें जनन की, तो हमने जाना है कि सभी जीवों में क्या होता है, जनन होता है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सजीवों में क्या होता है, जनन होता है, यानी कि एक आम के पेड़ से दूसरा आम का पेड़ तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो यही क्या है, ये जनन है। अगर हम बात करें, क्या जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? आप सब कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो अगर हम जनन की बात करें तो आप सब कमेंट्स करिएगा, क्या जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है, ठीक है ना। मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन आप थोड़ा देखिएगा कि जनन जो है वो सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कि
कि सभी जीव जो हैं वो जनन करते हैं, चाहे पर्टिकुलर कोई भी हो, जो भी सजीव है वो क्या करेगा, वो जनन करेगा, ठीक है, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या कि सभी सजीव जो हैं वे जनन करेंगे, नहीं, क्योंकि अगर हमने देखा, अगर हम एपीकल्चर पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन, तो उसमें मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी के जो छत्ता है उसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 रानी मक्खी, और नंबर 2 होती है श्रमिक, जिसे वर्कर के हैं श्रमिक, है ना, और एक होती है ड्रोन। तो जो ये रानी होती है और ये ड्रोन होता है, ये सिर्फ लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो ड्रोन होता है, ठीक है। और ये रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, और जो श्रमिक होते हैं ये इनमें शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो नहीं होता। इसलिए क्या होता है तो ये भी सजीव, लेकिन ये क्या करता है, ये जनन नहीं करता, ये जनन नहीं करता। इसलिए क्या है कि जो जनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। और ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल देखते हैं खच्चर का। खच्चर है ना, खच्चर जो होता है ना, एक घोड़े जैसी प्रजाति होती है, वो भी जनन नहीं कर सकता, हालांकि जीव है लेकिन सजीव है, जनन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। और ऐसे ही एक नपुंसक जो मानव होते हैं ना, उनमें भी यही लक्षण देखने को मिलता है, सजीव होते हैं लेकिन वे जनन नहीं कर सकते। तो इसलिए जनन क्या है, ये इनका एक लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है।